मॉर्निंग बच्चों, अभी तक हमने आपको पाठ्य के भाषा, बोली और लिपि के बारे में जानकारी अभी तक दी है और आज हम आपको साहित्य और व्याकरण का आखिरी खंड पाठ 1 का हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम साहित्य पर आते हैं। साहित्य क्या है? साहित्य वो चीज़ है जैसे जो भी अपने हम भाव विचार को समाज के सामने रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसी को संचित कोश को ही उसको जो इकट्ठा किया जाता है, उसको लिखा जाता है, रचना की जाती है, वही हमारा साहित्य कहलाता है। यानी इसकी मुख्य परिभाषा ये है कि हित सहित, जो हित में हो उसके साथ लिख करके, लिखने के रूप में संजो करके जिस चीज़ को रखा जाता है वही हमारा साहित्य कहलाता है। जो हमारे भाव विचार हैं उसे हम लिख करके संजो करके रखते हैं, वही हमारा साहित्य कहलाता है। अब है कि समाज में साहित्य का कार्य क्या क्या है। तो पहला कार्य है, समाज हित में ये साहित्य जो है वो सहायक होते हैं। साहित्य की दूसरा पॉइंट है आपको आनंद की अनुभूति का। साहित्य पढ़ने पर आनंद की अनुभूति होती है। मौलिक होता है ये, इसमें हमेशा नए रचनात्मक कार्य होते रहते हैं, इसलिए हमेशा ये मौलिक होता है। अगला पॉइंट है समाज की समसामयिक समस्याओं का चित्रण होता है। जितने भी हमारे समाज सुधारक होते हैं, कवि होते हैं, लेखक होते हैं, वो अपनी समस्याओं का चित्रण साहित्य के द्वारा करते हैं। साहित्य के द्वारा ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज के विचारों को बदलने में समर्थ होता है। साहित्य जो है लेखकों और कवियों के द्वारा ऐसा लिखा होता है जिसको पढ़ने के बाद हम इतनी क्षमता आ जाती है कि हम अपने विचारों को बदलने में, उसको सीखने में समर्थ हो जाते हैं। आखिरी पॉइंट है समसामयिक विचारों की अगली पीढ़ी तक ले जाता है। और ये साहित्य जो है ये हमारे तक ही नहीं रहती, इसको हमारे आने वाली बहुत सारी नई पीढ़ियां इसको पढ़ने में सहायक हो जाती हैं, पढ़ती हैं, अपने विचारों को बदलती हैं। तो साहित्य का हमारा यही कार्य है जो समाज में एक नया रूप प्रदान करता है। अब है साहित्य के भेद। साहित्य के 2 भेद माने जाते हैं, एक होता है गद्य साहित्य और दूसरा है आपका पद्य साहित्य। अब गद्य साहित्य क्या है आप पूछेंगे, तो जन साधारण की भाषा में यानी जिस भाषा को हम अच्छी तरह से पढ़ सकें उसमें रचे गए मतलब लिखे गए विचार ही हमारे गद्य साहित्य कहलाते हैं। गद्य की कुछ मुख्य विधाएं होती हैं। अब गद्य में क्या चीज़ होती है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे इस गद्य में लिखी होती हैं कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास आदि। ये सभी के विषय में इससे पूर्व भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गद्य साहित्य के अंतर्गत आती हैं। कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, संस्मरण, पत्र, उपन्यास आदि, ये सब हमारे गद्य साहित्य के अंतर्गत। अब है इसको लिखता कौन है, इसके रचनाकार कौन है। तो इस साहित्यकार के रचनाकार में मुख्य नाम है प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा आदि। दूसरा है पद्य साहित्य, जिस रचना को गाया जा सके लय के साथ, तुक, यति, गति, छंद यानी गेयात्मक हो, गाया जा सके। जैसे हम कविता का पाठ करते हैं, ओत प्रोत रचना को पद्य कहा जाता है। गेय होने, गेय मतलब गाने के कारण इसे याद रखना आसान हो जाता है। जब किसी चीज़ को हम गाते हैं तो वो चीज़ें हमें अच्छी तरह से याद हो जाती हैं। तो वो चीज़ों में आती है कविता, कुंडलियाँ, गजल, खंड काव्य, महाकाव्य, गीत, दोहा आदि। ये सभी इस पद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब है पद्य साहित्यकार के रचनाकार कौन है, तो इसमें आपके हैं सूरदास, तुलसीदास, रहीम, कबीर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखन लाल चतुर्वेदी आदि। ये हमारी साहित्य की रचना के सारे उपनियम हैं, जिसमें गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और साहित्य के भेद और साहित्यकार आते हैं। अब हम आपको व्याकरण के बारे में बताते हैं। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ है विश्लेषण करना, उसका परीक्षण करना, उसका निरीक्षण करना, उसका समालोचना करना। इस तरह से वर्णों, शब्दों, पदों, शब्दों का वाक्य में प्रयोग अलग अलग करके समझाना ही हमारा व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान करके उसे शुद्ध करता है। यानी मुख्य शब्द हमारे परिभाषा आएगी कि व्याकरण वह शास्त्र है
वह शास्त्र है जो हमें वर्णों, शब्दों, वाक्यों को शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। यानी लिखने, सीखने, पढ़ने के लिए जो शुद्ध रूप से हमारे शब्दों को करता है, शुद्ध बताता है, शुद्ध चयन करता है, वही हमारा व्याकरण कहलाता है। जिसकी प्रस्तुति शुद्धतम रूप से की जाती है, वो हमारी व्याकरण की परिभाषा कहलाती है। व्याकरण द्वारा भाषा का मानक रूप है। भाषा एक ऐसी व्यवस्था है जिसे व्याकरण के द्वारा ही बताना संभव हो पाता है। भाषा जब व्याकरण के विभिन्न नियमों में बंधकर व्यवस्थित होती है तो उसमें मानकता आ जाती, नयापन आ जाता है, उसमें मौलिकता आ जाती है। मानकता के कारण ही भाषा का प्रयोग स्थिर और सर्वमान्य माना जाता है। यानी शुद्ध रूप से ही हम अपने बात को स्पष्ट कर पाते हैं, वही हमारा व्याकरण का मानक रूप कहा जाता है। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में आपका आता है ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, शब्द। शब्द विचार में आता है शब्दों के रूप, व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतरण। पद विचार में आता है लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय युक्त शब्द, रचना, पद भेद आदि। और वाक्य विचार में आता है वाक्य के भेद, स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण। अब इन सभी व्याकरण के अंगों के बारे में हम डिटेल रूप से आगे एक के बाद एक क्रम से हम पढ़ते जाएंगे। शेष आपका साहित्य और व्याकरण के बारे में पूरी जानकारी आज समाप्त हो गई है। आज आपका पाठ 1 का छठा और आखिरी भाग समाप्त।